इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमेंगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमेंगे, और जितना ज्यादा तेजी से घूमेंगे उतना ज्यादा इंटेंस ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। एज मेटल को मेल्ट करने के लिए एज इलेक्ट्रिक बेल्ट डेड बेल्ट गैल्वेनेटर में इन एडी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट मुझे नहीं दिखा है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। हम लोग डायरेक्टली आ जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। आई होप सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ने देखा है ना, ये वाला पार्ट, ये अपना एसी सर्किट के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, है ना। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज को देख रहे हैं। तो फॉर एक चीज श्योरिटी कर लो, हाँ ये कॉन्सेप्ट ये ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पढ़ाया है क्या, लेट मी कंफर्म। EMI पे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 12 है। एसी सर्किट में इससे लिंक था कुछ रिकॉर्डिंग। सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे देखो इंडक्शन का मतलब कॉइल होता है, ठीक है। हम लोग इंडक्शन कॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कॉइल में कितना करंट पैदा होगा यहाँ पर हम लोग वही देखने वाले हैं। तो अभी मैंने क्या कर दिया है, एक नॉर्मल सर्किट बनाया, सर्किट को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से करंट प्रोड्यूस होगा जो कॉइल में जाएगा। अब कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो निर्भर करता है आपके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में। राइट में मैंने एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे। ओपन स्विच का मतलब होता है स्विच को ऑफ करना, क्योंकि क्विक स्विच होता है ना यहाँ पर। अब स्विच अगर ऑफ है तो इसके अंदर करंट क्या होगा, ज्यादा रहेगा कम रहेगा, जीरो होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी। जब करंट ही नहीं बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कैसे होगी, प्रोड्यूस ही नहीं होगी। दैट मीन्स नो ईएमएफ इंड्यूस, नो चेंज इन फ्लक्स। अब आपको क्या करना है, की को क्लोज करना है। क्लोज का मतलब क्या होता है, ऑन करना। ये दोनों को जब आप करीब लेके जाओगे, ये स्विच है देखो ऐसा रहता है स्विच, है ना। जैसे आप इसको टच करोगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ऑन होगा। अब करंट इंक्रीज होगा। कैसे करंट इंक्रीज होगा, डायरेक्ट इंक्रीज होगा नहीं, जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। अब जाहिर है करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसी तरह से करंट भी धीरे, करंट की वजह से उसमें बनने वाली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, जीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगी। अब अगर करंट बदलते बदलते इंक्रीज हो रहा है, अब यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं करंट डायरेक्ट नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो बदलाव है बहुत फास्ट होते हैं, पर हमें यहाँ पे बोलते हैं ना स्लो मोशन में हम देख रहे हैं। तो जाहिर बात है उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस होगा। मैंने पहले ही भी बताया था करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब तक आपका करंट बदलता रहेगा, ठीक है। तो उस कॉइल में करंट कब क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे करंट और फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो अगर करंट मैक्स हो जाए, मान लो यहाँ से मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ और पूरा के पूरा 5 वोल्ट इंडक्शन तक पहुंचा है, तो क्या अभी भी इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, बताओ क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ स्वयं, फरहान, साइमा, कुलसुम, अरमान। अरमान तो अभी आया है, बाकी लोग बता दो। देखो 5 वोल्ट दे रहे हो और 5 वोल्ट अगर सेम चला गया, मैंने पहले ही बताया था करंट जब सेम होगा, किसी भी चीज में मैग्नेटिक फील्ड कब तक प्रोड्यूस होती है, जब तक करंट क्या रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, बरोबर ना। चीज बदलेगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या, करंट भी प्रोड्यूस होगा। पर अगर करंट क्या फील्ड सेम हो जाए तो, फिक्स हो जाए तो, मतलब बदलाव नहीं आ रहा है, फिक्स हो गया, तब जाहिर बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड या करंट ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इंड्यूस करंट अब क्या करेगा, जब सेम चार्ज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा, सेम चार्ज होने पर यही इंड्यूस करंट कॉइल का उस मेन चार्ज को अपोज करेगा जिसने उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड या करंट प्रोड्यूस किया था। किसको, सोर्स ईएमएफ को अपोज करेगा। इस तरह के ईएमएफ को बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये बैक ईएमएफ लेंस लॉ से आया, देखो मैंने यहाँ पे सर्कल में E = -dϕ/dt, जिसने प्रोड्यूस किया है उसका ही विरोध करो, क्योंकि दोनों साइड सेम टाइप के चार्ज या सेम टाइप की फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। क्लियर है। अब क्या करो, चलो अभी तो अपोज कर रहा है तो ये बैटरी को बंद करो। जैसे आप स्विच को ओपन करोगे, ओपन मतलब ऑफ करोगे, ये स्विच को ऑफ कर दिया आपने, अभी तो ऑन है, इसको बंद कर दो, ऑफ करो। ऑफ करने पे क्या होगा, करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ बढ़ेगा। अगर करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से जीरो की तरफ बढ़ेगी, करेक्ट। यानी वापस से करंट डायरेक्ट तो जीरो नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे करंट कम हो रहा है।
अगर धीरे धीरे करंट कम हो रहा है, कम हो रहा मतलब बदल रहा है, तो जाहिर बात है वापस से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। करेक्ट। अब डिक्रीज इन करंट और कॉल डीके करंट, ये जो करंट डिक्रीज हो रहा है ना, ये कम हो रहा है धीरे धीरे, इस तरह के कम होने को डीके करंट बोलते हैं। फिर एक लिमिट ऐसे आएगी जहां पर करंट कंटिन्यूसली खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ना ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ना ही करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? तो ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ, यानी ऐसा तरीका जिसके अंदर हम लोग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी कॉइल के अंदर ड्यू टू चेंज इन करंट, करंट के बदलाव के बेस पर, उसे ही सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। किसी को डाउट सेल्फ इंडक्शन में? हमारे मोबाइल चार्जर में भी कुछ इसी तरह के फिनोमिना देखे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर करंट कब तक प्रोड्यूस होगा, देखो करंट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस करंट से उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, आसान भाषा में, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वहां कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट लगाया है दैट इज एल, इज रिप्रेजेंट द सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? कोई कोई यहाँ तक कोई डाउट आया है सारे केसेस में? पहले हम करंट को रोक के रखे थे, करंट जीरो था, जब हमने ऑन किया स्विच तो करंट जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदली। फिर जब करंट फिक्स हो गया, मतलब जितना 5 वोल्ट करंट था बैटरी के पास पूरा के पूरा जब कॉइल में चला गया, तो उसने उसी कॉइल में उसको अपोज करना शुरू किया, और उसके बाद क्या रिपल की वजह से यहाँ पे लेंस लॉ फॉलो हुआ, है ना। उसके बाद मैंने जब स्विच ऑफ किया तो वापस से करंट बदला, तो वापस से फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, पर साउथ डायरेक्शन में हुई, है ना। हमने ये पढ़ा था लेंस लॉ में कि डायरेक्शन बदलता है जब आप कोई चीज को दूर लेके जाते हो, करंट अपोजिट डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होता है। यानी यहाँ पे करंट की वजह बदल मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, किसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। हमें पहले से पता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ई क्या होता है, माइनस डी फाई अपन डी टी। अभी अभी फाई की कुछ वैल्यू मिली है, क्या मिली? एल आई। तो ये फाई की जगह मैं ले लूंगा एल आई। एल कांस्टेंट होता है क्योंकि लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो उसको लेफ्ट साइड ले लो तो हो जाएगा डी आई अपन डी टी। डी आई अपन डी टी का मतलब क्या? चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये जो करंट का जो बदलाव है उसी को आपको, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोज कर रहा है चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को। लेंस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, अपोज को बताता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बात है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपन डी टी, इसको और फर्दर करते हैं। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट करने वाला हूँ वो मैग्नीट्यूड के बेस पे करने वाला हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, हम उसको छोड़ देते हैं, हम क्वांटिटी के बेस पर डिस्कस करते हैं। तो जब क्वांटिटी के बेस पर डिस्कस करते हैं ना, तो ये जो नेगेटिव साइन को उसको शो नहीं करना। देखो नीचे नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, नहीं है, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड बेस पे कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए तुम लोग ऐसा ब्रैकेट भी बना सकते हैं, तो समझ जाएगा सामने वाला कि आप साइन की बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या करो, सिर्फ एल को इधर ही लेने दो, सिर्फ एल को, बाकी सबको लेफ्ट साइड लो, तो आपको इंडक्शन कांस्टेंट क्या फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूला ही इंडक्शन कांस्टेंट का डेफिनेशन है, समझ गए। तो इंडक्शन कांस्टेंट क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ का रेशियो होता है चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। अब कोई इंडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा तो वो मटेरियल पे भी निर्भर करता है। जैसे आपने जो कॉइल लगाया है किसी सर्किट में, वो आयरन का बना है या कॉपर का बना है या निकल का बना है। देखो ना, हम लोग एसी भी लेने जाते हैं बाहर मार्केट में, फ्रीज एसी, तो हम लोग पूछते हैं ना आपका कंडेंसर पीछे कंप्रेसर है वो किसका बना हुआ है? कॉपर का है, आयरन का है, कॉपर का है, निकल का है, एल्यूमिनियम का है। क्यों ऐसा पूछते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि इसके इस तरह के मटेरियल से हमारे कॉइल में कितना इंडक्शन या कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निर्भर करता है, क्वालिटी निर्भर करती है, रस्टिंग नहीं होती, है ना। दूसरा, सेल्फ इंडक्शन शेप साइज पे भी निर्भर करता है। आपका शेप कैसा है कॉइल का, साइज कितना, कितना कॉइल लपेटा हुआ है, उस पर भी। समझ गए? अब नीचे देखो ये डेफिनेशन लिखी, यही है, ये फॉर्मूले को इसमें वर्ड्स में लिखी है। अब आते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या होती है? एल इक्वल टू डी फाई ई अपन डी फाई अपन डी टी, डी आई अपन डी टी, सॉरी। ई की यूनिट है वोल्ट, क्योंकि वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। करंट एम्पियर होता है और टाइम सेकंड होता है, एडजस्ट करो। तो ये वोल्ट अपन एम्पियर पर सेकंड हेनरी की इक्वेशन होती है। अब हमें पता है कि जो इंडक्टेंस होता है ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, बताया था ना मैंने, कैपेसिटर, इंडक्टेंस और रेजिस्टर एक जैसा बिहेव करते हैं। तो इसलिए मैं इसको ओम सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंडक्टेंस को, यूनिट को। डायमेंशन है L2 M1 T-2 I-2। हमने क्लास 11 में डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। तो self inductance in any circuit is the property of the circuit which
ट्राई टू अपोज एनी चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि किसी से भी सर्किट में अगर कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव को ये सेल्फ इंडक्टेंस यानी कॉइल अपोज करता है। इट इज सिमिलर टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि किसी लॉ ऑफ इनर्शिया नॉर्मल अगर बताओ न्यूटन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मोशन के हिसाब से, तो ये बोलता है अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी अनलेस कोई अन एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। या आसान भाषा में हर एक ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है बदलाव को। तो इसी चीज को यहाँ पर भी बोल रहा है कि किसी सर्किट की एक प्रॉपर्टी है, अगर करंट फ्लो है और अगर उस करंट के फ्लो में बदलाव किया जाए तो वो करंट फ्लो उस बदलाव को अपोज करता है। जैसे मान लो करंट मैक्सिमम चला गया 0 से, हमें स्विच ऑफ करता हूँ, तो देखो घर में भी अगर मान लो पंखा चल रहा है, ठीक है, सबके घर में पंखा दिख रहा है साइमा ऊपर, तो पंखे को अगर आप मैं बंद करते मेन स्विच से तो पंखा डायरेक्ट रुक जाता है क्या? नहीं, पंखा धीरे 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 स्लो होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं स्टॉप होती। क्यों? इनर्शिया की वजह से। हर एक ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है बदलाव को, वो डायरेक्ट नहीं रुकेगा, उसमें करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है। दैट मीन्स वो कुछ हद तक अपोज कर रहा है। बिल्कुल इनर्शिया ठीक यही चीज को एक्सप्लेन कर रही है। समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूँ सेल्फ इंडक्शन इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया के बराबर ही है। सेल्फ इंडक्शन आर आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब ये इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से लिंक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्टर का? चॉक कॉइल में। आपके घर में ट्यूबलाइट जो पुरानी होती थी उसमें चॉक लगा होता था, ये चॉक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। इसमें करंट जाता है, इसमें उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसके बाद वो जाती है हमारे ट्यूबलाइट में, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो काम करता है। यूज इन फ्लोरिसेंट ट्यूब एंड लैंप। फ्लोरिसेंट ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया। ये किसी सिलेंडर में जैसे आपको चॉक कॉइल कैसा होता है, किसी सिलेंडर ले लो एक आयरन, उस पर ऐसा कॉइल लपेट दो, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये ट्यूबलाइट में जो चॉक लगा है इसका फायदा क्या? अरे करंट कंट्रोल का काम करता है। अगर चॉक कॉइल की बजाय मैं, अब करंट कंट्रोल तो रजिस्टर भी करता है, तो अगर मैं चॉक कॉइल की जगह पर अगर रजिस्टर ले लो तो क्या होगा? बहुत ज्यादा काम तो वो तभी भी होगा, पर करंट भी वेस्टेज होगा और हीटिंग जनरेट होगी जो कि नुकसानदायक हो सकती है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी फ्लोरेसेंट ट्यूब को डायरेक्ट एसी जो जोड़ना है तो ऐसे में हम लोग को पावर वेस्टेज नहीं करना है और दूसरा मेरा ट्यूबलाइट डैमेज भी ना हो। इसी वजह से हम लोग क्या लगाते हैं उसमें? चॉक कॉइल, दैट मीन्स इंडक्टर लगाते हैं। समझ में आया कि हमें पता है इंडक्टर एसी को रोकता है, डीसी को अलाउ करता है, इसी है ना कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे पावर भी वेस्टेज नहीं करता है और करंट को रोकते वक्त गर्माहट भी नहीं प्रोड्यूस करता है। रेजिस्टेंस से हीटिंग इफेक्ट प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है सेल्फ इंडक्टेंस में? हाँ स्वयं, फरहान, साहिबा, कुलसुम, समझा। अरमान। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर फर्स्ट वाला समझा है तो नेक्स्ट फटाफट समझेगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस में डाउट आ गया तो म्यूचुअल इंडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा तुम लोग को। क्लियर है सभी को? कुलसुम क्लियर? आगे बढ़े म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। अब म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सुना होगा, मतलब एक से ज्यादा आप कुछ कंपनी को ले रहे हो और उस पर सट्टा खेल रहे हो, पैसे लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही है। आप क्या करोगे? दो कॉइल लोगे। आप दो कॉइल तो ले रहे हो, व्हेन टू कॉइल आर कैप्ट नियर ईच अदर, आप क्या करोगे? दोनों कॉइल को एक दूसरे के नियर लोगे एंड करंट इज वन ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग, और एक कॉइल को आप बैटरी से अटैच करोगे और ऑन करने पर उसमें उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। अब दो कॉइल है, पहले कॉइल के करंट कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलो, दूसरे कॉइल को हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी कॉइल। यहाँ तक समझा? आप पहले कॉइल में करंट जब फ्लो करवाएंगे स्विच ऑन करके तो वो कॉइल का करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आप ऐसे नियर पोजीशन पे रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में जाए, यही लिखा है ना। देन द ईएमएफ इज इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल मतलब वो प्रोड्यूस हो रही नेबरिंग कॉइल में, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सेकेंडरी कॉइल में जा रही है और सेकेंडरी कॉइल में जाने पर उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर रही है। कॉइल में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर जब इस वायर के अंदर जाएगी तो वो करंट में बदल जाएगी। और गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? वो चेक करने के लिए कि करंट इसमें आ रहा है कि नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट को डिफ्लेक्ट करता है। इस फिनोमिना को, जिसमें हम एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? कोई डाउट है म्यूचुअल इंडक्शन में? तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या फर्क है? सेल्फ इंडक्टेंस में
सिर्फ एक ही सर्किट होता है, म्यूचुअल में 2 सर्किट होते हैं। आज जो भी चार्जर बन रहे हैं, आज जो नए नए स्टाइल के चार्जर बन रहे हैं ना सर, अब तो चार्ज होना शुरू होता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन का इस्तेमाल करके ही बनाए गए। क्लियर है? कोई डाउट? फरहान, समझा सर। साइमा, कुलसुम, स्वयं। चलो यहाँ पर भी सेम फिनोमिना करते हैं। सबसे पहले स्विच को ओपन करते हैं। ओपन का मतलब क्या रहेगा? ये ओपन स्विच है, यानी ऑफ है, बैटरी ऑफ है, तो करंट क्या रहेगा? जीरो। प्राइमरी कॉइल में करंट अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्राइमरी कॉइल में जीरो है, तो सेकेंडरी कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या? फ्लक्स बनेगा? नहीं, जीरो। तो टोटल में बोल दें इंड्यूस जो करंट है वो क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? और आपने सर्किट चालू ही नहीं किया है, बंद पड़ा हुआ है सर्किट। चलो इसको ऑन करना है तो दोनों को क्लोज करो। जैसे आप की को क्लोज करोगे तो ऑन हो जाएगी बैटरी। बैटरी ऑन हुई तो इसमें से चार्ज दौड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसको जैसे अब इस बैटरी में जो करंट है, प्राइमरी कॉइल में करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। अब जीरो से मैक्सिमम जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ हद तक सेकेंडरी तक पहुंचेगी, जिसको जैसे सेकेंडरी कॉइल में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जीरो से मैक्सिमम जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस वायर के अंदर जाएगा तो इंड्यूस करंट बनेगा। अब ये इंड्यूस करंट बढ़ता जाएगा, गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें करंट भी प्रोड्यूस हो गया। समझ में आया? अब कुछ देर के बाद जैसे यहाँ 5 वोल्ट करंट है, 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जाहिर बात है 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा और ये जो गैल्वेमीटर है डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, स्टिल हम करंट दे रहे हैं। अरे यहाँ पे ध्यान दो, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स तभी तक ही मिलता रहेगा जब तक आपको मिलने वाला वोल्टेज करंट बदलता रहता है। एक बार अगर वो सेम हो गया तो वो बदलाव नहीं दिखेगा। अब ये रिपल करेगा इसको, समझ गए? तो रिपल की वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अपनी एक मैक्सिमम लिमिट में पहुंचने के बाद कांस्टेंट होने की वजह से अब वो वही करंट को, वही प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगा जिसने उसमें करंट प्रोड्यूस किया है। दैट इज कॉल्ड लेंस लॉ। अब करंट जीरो हो जाएगा, ईएमएफ भी जीरो, गैल्वेमीटर में भी डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? तो लेंस लॉ देखो, फैराडेज का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में बार बार घूम रहे कि नहीं हम लोग? कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, उसी को डीपली जा रहे हैं। देखो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे एक नोट्स बनाई है। अगर करंट प्राइमरी कॉइल का बदलता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड भी प्राइमरी कॉइल में बदलेगी और ये बदलाव सेकेंडरी कॉइल के भी फ्लक्स में आएगा। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में बदलाव आएगा तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब बार बार एक वर्ड लिखा दिखाई दे रहा होगा, चेंज चेंज चेंज। चीज बदल रही है तब तक ही आपको ये सब चीज मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी और करंट भी। समझे साइमा, कुलसुम, कैस, अरमान, फरहान, स्वयं? बदलाव जब तक है यस तब सर। तक आपको सब मिलेगा, बदलाव नहीं है तो आपको ना ही करंट मिलेगा ना ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ये है अपना म्यूचुअल। तो आजकल देखो चार्जर आ गए, ऐसे रहते बॉक्स रहते, आपको क्या करना, सिर्फ मोबाइल को ऐसा रख देना इस पे, ऐसे सर्कुलर होते, बहुत महंगे चार्जर आते हैं। हाँ सर, वायरलेस। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट से ही बने, आप सिर्फ रखते हो और ऑटोमेटिक चार्ज स्टार्ट हो जाता है ना? कितना अच्छा है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है ये चार्जर। अंडरस्टूड? जाहिर बात अगर सस्ता लोगे तो चार्ज फटाफट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे दूसरे में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और उससे उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप सस्ता लोगे तो क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज जाएगा नहीं तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मोबाइल जल्दी चार्ज भी नहीं होगा। तो आपको हाई क्वालिटी का लेना पड़ेगा ताकि रखने पे फटाफट आपका मोबाइल चार्ज हो जाए, है ना? अब इसका भी अपन इक्वेशन देखते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्यों हो रही है? प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से, बरोबर? तो मैं बोल सकता हूँ फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वहां पे लगाएंगे एम। एम क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट है। इसको कोएफिशिएंट बोलो या म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे रुक जाओ, मुझे फाई की वैल्यू मिल गई। अब वापस अपने वो फैराडेज पे आ जाओ। फैराडेज क्या बोलता है कि आपको कोई भी सेकेंडरी इंड्यूस, अब सेकेंडरी पे ईएस क्यों लिखा है, ईपी क्यों नहीं लिखा है? अरे ईपी जानते हैं, हमें ईएस का आउटपुट जो मेन रिजल्ट है ना वो सेकेंडरी कॉइल पे निर्भर कर रहा है। आपके सेकेंडरी कॉइल में करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो निर्भर करता है माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। एस क्यों लगाए? ये बताने के लिए
कि आपके सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना टाइम के बेस पर, उससे आपको मिल रहा है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लगा दिया? देखो आपको करंट या मैग्नेटिक फील्ड कब तक मिलती रहेगी? जब तक बदलाव रहेगा। पर लेंस हो रहा है, बदलाव कब तक मिलेगा? जब तक करंट बदल रहा है। एक लिमिट तो आ ही जाएगी जहाँ पे आपका वोल्टेज या करंट फिक्स हो जाएगा, जितना आप पावर सोर्स से मिल रहा है वो उतना आपके कॉइल तक पहुंच जाएगा। तब यही इंड्यूस करंट जो सेकेंडरी कॉइल का है, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को जो टाइम के बेस में मिल रही थी उसको अपोज कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर? अब देखो फाई की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये फाई की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी एम आई पी। अब हमें पता है ये कांस्टेंट है एम, तो कांस्टेंट को कभी भी डेरिवेटिव में नहीं लिखते। आउट करो तो ई एस हो जाएगा माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। अरे आई पी आई प्राइमरी कॉइल का करंट है ना। अब मुझे क्या करने का है, मुझे डायरेक्शन बेस पे इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड के बेस पे चाहिए। मैग्नीट्यूड में हम कभी भी नेगेटिव प्लस साइन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये जो साइन है वो उसके डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नीट्यूड लगाओ और नेगेटिव साइन को हटाओ, तो क्या मिलेगा? एम डी आई अपन डी टी। अब क्या करो, मुझे एम की इक्वेशन चाहिए, तो एम को इधर ही रहने दो, डी आई पी अपन डी टी को ले लो लेफ्ट साइड, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी एम इक्वल टू ई एस अपन डी आई पी अपन डी टी। अरे ये इक्वेशन तो बिल्कुल पहले जैसी इक्वेशन ही है। हाँ ये पहले जैसी है। ये रेशियो ही म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है। तो अगर बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन, तो सिंपल बोलेगा द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। समझा? जो दिख रहा है वही लिख दो। अब क्या क्या फैक्टर है जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड होगा? देखो यहाँ पर हम क्वालिटी की बात करें, जैसे मैं मार्केट में ये वायरलेस चार्जर खरीदने जा रहा हूँ, तो क्या क्या चीज पर ध्यान देना पड़ेगा? पहला कि उसके अंदर जो कॉइल है उसका शेप और साइज कैसा है, शेप साइज से भी फर्क पड़ता है। सेकंड, अंदर नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉइल कितना है, जितना ज्यादा लपेटा हुआ कॉइल होगा उतना ज्यादा अच्छा वो चार्ज करेगा। थर्ड, सेपरेशन बिटवीन कॉइल, अंदर जो कॉइल है ना, ये वायरलेस जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो चार्ज कॉइल का सेपरेशन कितना है, प्रॉपर है कि नहीं, एकदम ज्यादा दूर तो नहीं है अंधेरी बोरे वाली जैसा, नियर होना चाहिए तो ही वो काम करेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो काम नहीं करेगा। फोर्थ, एंगुलर ओरिएंटेशन। एंगुलर का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, देखो डायग्राम में आओ, ये जरा एंगल देखो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मान लो मैंने एक सर्किट को ऐसे रखा और एक सर्किट ऐसे रखा है, ये कॉइल है ये कॉइल है, कैसा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोलो होगा म्यूचुअल इंडक्शन? नहीं, बहुत प्रॉपर एंगल होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। मीडियम बिटवीन द कॉइल। दूसरा, आप इसको कहाँ पे कर रहे हो? मीडियम बिटवीन द कॉइल का मतलब क्या? एयर में कर रहे हो, वैक्यूम में कर रहे हो, लोखंड के अंदर कर रहे हो, फ्री स्पेस पे कर रहे हो, लिक्विड में कर रहे हो, कौन सा मीडियम है जहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है। एयर और वैक्यूम सबसे बेस्ट मीडियम होता है। अब आते हैं यूनिट में, तो यूनिट तो हम लोग इसी से बनाते हैं, तो इसकी भी यूनिट सेम होगी जो सेल्फ इंडक्शन की है, और इसका डायमेंशन भी सेम होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का है। इधर पे कोई भी डाउट है आपको सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में? इजी कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। जैसे ट्रांसफार्मर आता है हम लोग को एक मूवी भी याद आती है, और दूसरे ट्रांसफार्मर के हम लोग ने बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर भी देखा है, बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वाटर टैंक के पास स्पेशली, है ना। देखो अस्मिता में भी है एक वाटर टैंक, वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर या एक ऐसे घर दिखेगा चैम्बर जैसा, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बड़े बड़े रखे रहते हैं। उधर ना आपको ट्रांसफार्मर दिखेगा, बॉक्स की तरह होता है, क्यूब की तरह, दैट इज को ट्रांस, बहुत काम की चीज है ये ट्रांसफार्मर। बोलते हैं ना इसके जरिए साउंड जितने एम्पलीफायर, ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मर से लिंक हुई है। काम क्या है इसका? कंट्रोल करना, किसको? करंट वोल्टेज को। ठीक है। अब बोलते हैं जो ट्रांसफार्मर है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट से ही बनाया गया है। मतलब ये जो बनाया है ना ट्रांसफार्मर, ये म्यूचुअल इंडक्शन से बना है। जरा ध्यान दो, इसमें लेफ्ट साइड में भी कॉइल है और राइट साइड में भी कॉइल है, और ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसमें सिर्फ कॉइल लपेटा हुआ है। देखो लेफ्ट साइड में जो कॉइल है उसमें एसी करंट दिया है, जब भी हम एसी करंट देते हैं तो उसको कुछ इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है राइट साइड में। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कौन सा प्रोड्यूस होगा? जाहिर बात है प्राइमरी कॉइल के अंदर प्राइमरी करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस भाग को जहां पर प्राइमरी कॉइल अटैच है, उस भाग के कोर को हम लोग पी बोलेंगे, अल्फाबेट पी, है ना। अल्फाबेट पी नहीं, एक्चुअली फ्लक्स, वहां पे कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल को हम लोग एनपी से रिप्रेजेंट करेंगे।
प्राइमरी कॉइल के इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला भाग क्लियर है अभी तक का। आप राइट साइड में आते हैं, राइट साइड के करंट को हम लोग सेकेंडरी करंट आईएस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएस से, फ्लक्स के लिए हम लोग सेम सिंबल यूज करेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल को एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये वीएस एक्चुअली एक्स्ट्रा वेलोसिटी हो सकती है सेकेंडरी की। अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखो, दोनों केस के अंदर एसी सर्किट करंट नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्लियर है ये? अरे दोनों में एक ही चीज जा रही है ना, कोई अलग चीज जा रही है क्या? अब ट्रांसफर का मेन मोटो क्या रहता है, करंट को कंट्रोल करना, वोल्टेज को कंट्रोल में करना। अब जरा डिटेल में जाते हैं। डायग्राम क्लियर है? किसी को डायग्राम में डाउट है क्या? बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर डायग्राम में डाउट आ गया तो। कोई को नहीं है डाउट डायग्राम में? हाँ नहीं सर, समझा। समझा ना? ओके। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखो आ गया है ना। चलो आगे बढ़, अगर एक बार डायग्राम समझा, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना समझा, आगे बढ़ जाते हैं। अब एनपी सिंबल किसके लिए आता है? प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, एनएस क्या है? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, ईपी क्या है? इंड्यूस ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहा था मैं, एक्चुअली ये इंड्यूस ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो है प्राइमरी का ईपी। ईएस क्या है? इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी का। चलो यहाँ तक हो गया। एनबी5 क्या है? और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ प्राइमरी का है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होगा उतना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसलिए मैंने एनपी5 को साथ में लिखा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे निर्भर करता है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। एनएस5 सेकेंडरी कॉइल का है ना। अब मेरे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू डी माइनस डी फाइव अपन डी टी, तो वो इक्वेशन को यूज किया। प्राइमरी के लिए मैंने लिखा ई पी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव पी अपन डी टी। आई होप समझ में आ रहा होगा। पर डी फाइव क्या है? देखो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना सही नहीं है, इसके साथ मुझे एनपी भी लिखना पड़ेगा। क्यों? मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा कम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे भी निर्भर करता है। अगर प्राइमरी फ्लक्स है तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल भी रिप्रेजेंट यानी एनपीपी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से ईएस में मैंने लिखा है माइनस डी फाइव एस अपन डी टी, और ऐसे फाइव एस लिखना काफी नहीं है, आपको माइनस एन एस फाइव लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का लेने देना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल से है। समझ गए? आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में डी फाइव अपन डी टी कॉमन है, तो क्या बचा? ई एस अपन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपन एन पी। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होता है। इनपुट पावर निर्भर करता है करंट, प्राइमरी कॉइल के करंट पर, और इसमें प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस। ठीक है। आउटपुट पावर किस पे निर्भर करता है? सेकेंडरी के करंट पर और सेकेंडरी के इंड्यूस ईएमएफ पे। आप क्रॉस कर दो, ई को साथ में ले लो और आई को साथ ले लो, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी ई एस अपन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपन आई। ई एस अपन ई पी की इक्वेशन मेरे पास है, ई एस की वैल्यू और आई ई एस और ई पी की वैल्यू है मेरे पास एन एस अपन एन पी, यही है ना? देखो ऊपर लिखी है ना। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल बराबर होते हैं प्राइमरी करंट के और सेकेंडरी करंट के। ये इक्वेशन यही बता रही है। बोले बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ट्रांसफार्मर के दो टाइप में डिवाइड किया है। अगर आपके सेकेंडरी कॉइल में, मतलब आपका सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा कॉइल है और प्राइमरी में कम कॉइल है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो ऐसे टाइप के ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कम वोल्टेज को ज्यादा करने में होता है। ऐसे में सारी बातें, जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ज्यादा होगा वहां पे करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एनएस में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो वहां पे करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा है जिसमें एनएस कम है और एनपी ज्यादा है, दैट मीन्स प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ज्यादा है, तो कॉमन सेंस है कि प्राइमरी के अंदर करंट भी ज्यादा होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका इस्तेमाल कब होता है? मान लो बहुत ज्यादा आवाज है, ज्यादा करंट या वोल्टेज जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल स्टेबलाइजर भी दे सकते हैं। गांव में बहुत बार प्रॉब्लम आता है कि जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम आता है कि जब लाइट चली जाती है, नाना सपारा ही ले लो, और जब लाइट वापस आती है तो वो ज्यादा वोल्टेज में आ जाती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। इन्वर्टर में इनबिल्ड आता है, नाला सुपारा में इन्वर्टर बहुत यूज होता है। तो ये क्यों लगाते हैं स्टेबलाइजर? जैसे करंट आता है तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर सकता है, तो उसको डैमेज से बचाने के लिए वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ये क्या करता है, जो हाई वोल्टेज आता है उसको कंट्रोल करके जितना 230 220 वोल्ट चाहिए इक्विपमेंट को, वो प्रोवाइड करता है।
समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? इजी कॉन्सेप्ट है एकदम। बस एक ही फर्क है कि ज्यादा कॉन्सेप्ट, बाकी इजी। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स का भाग यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें,